दर्शक और आप देख रहे हैं आमीन मीडिया का खास प्रोग्राम हालत हाजरा। दोस्तों, आज हम हालत हाजरा प्रोग्राम में सोशल और पॉलिटिकल मामले के ऊपर डिस्कस करेंगे, खासकर हमारी आवाज़ के कन्वीनर कौशल अली सैयद साहब के साथ। और दूसरी बात कि कौशल अली साहब जो हैं वो पॉलिटिकल एनालिसिस भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से करते हैं, मौजूदा हालात पर भी उनकी नज़र है। तो कौशल साहब, आपका इस्तेकबाल है। शुक्रिया। लेकिन मेरे कहने का मतलब खास ये है कि जिस तरह से कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवाणी कांग्रेस में आए हैं, तो क्या ये कांग्रेस की डूबती नैया जो है उसको ऊपर ला पाएंगे? हमेशा बीजेपी, आप सब लोगों को ऐसा भ्रम हो गया है कि बीजेपी अजय पार्टी है। हमेशा कोई पार्टी ज़्यादा वक्त के लिए रूल नहीं कर सकती है। हमने नेहरू के टाइम पे भी देखा था कि नेहरू के बाद कौन, इंदिरा के बाद भी देखा कि इंदिरा को कौन नहीं हरा सकता, और उसको लोगों ने हराया। तो मोदी एक हवा का गुब्बारा है। उस गुब्बारे को पंचर करने के लिए देश में जो आज़ादी से पहले जो मूवमेंट चल रहा था, अलग अलग लोग लड़ रहे थे, उसी इंटेंसिटी के साथ में बीजेपी के जो आइडिया है, जो सावरकर और गोलवरकर और हेडगेवार और बाद में अभी नरेंद्र मोदी का जो कॉर्पोरेट का सबसे बड़ा जोकर है, उसको ब्रेक करने की जरूरत है। और ऐसे कन्हैया और जिग्नेश के जैसे नौजवान लोग जब कांग्रेस में जाएंगे तो बदलाव हमको लगता है कि होगा। और कांग्रेस में कैसे लोग हैं, खास करके गुजरात में आप देखिए तो 3 मुख्यमंत्री के लड़के जो उनकी जिंदगी में कुछ न कर पाए, सिर्फ बाप की जो कमाई थी उसके ऊपर वो राजनीति कर रहे थे। न उनके पास कोई आइडिया है जिसको वो इम्प्लीमेंट करें, न नौजवानों को कुछ देने के लिए उनके पास कुछ है। एक नंबर के अय्यास और बिगड़ी हुई, अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद आप कह सकते हैं। ऐसे लोग गुजरात के लोगों को क्या राह दिखाएंगे? अच्छा, खासकर यहाँ पर अपना बात करें तो आने वाले 2022 के इलेक्शन को लेकर या यूपी के इलेक्शन को लेकर, अगर मुस्लिम जो समाज है वो बीजेपी को तो साइड पर रखता है, लेकिन कांग्रेस और मजलिस इन दोनों की कंपैरिजन करता है, तो इन कंपैरिजन को देखा जाए तो जिस तरीके से रिवर फ्रंट पर असदुद्दीन अवैसी साहब ने आकर जो पतंग आसमान में उड़ाई थी और उसकी डोर थमाई थी साबिर भाई काबलीवाला के हाथ में, लेकिन जब दोबारा जब असदुद्दीन अवैसी साहब अहमदाबाद के दौरे पर आकर गए, उन दोनों में आपको क्या फ़र्क देखने को महसूस हुआ? पहले तो हम काफ़ी मीडिया में डिबेट्स में गए थे असदुद्दीन अवैसी के आने से पहले, तो हमको ऐसा लग रहा था कि असदुद्दीन अवैसी कुछ नई चीज़ लेकर यहाँ आने वाले हैं। और कांग्रेस के सामने मुसलमानों का जो मोह भंग हो गया था, उनसे नाराज़गी थी, उसके सामने एक नई चीज़ ये देंगे। और हम ऐसा भी लग रहा था कि वो कोई मुसलमानों को, आदिवासियों को, दलितों को, पिछड़ों को एक सुनहरे भारत का सपना बेचने के लिए आ रहे हैं। और हमको अच्छा लगा कि वो आए, तब छोटू भाई वसावा से उन्होंने मीन्स अलायंस बनाया। तो हमको ऐसा लगा कि चलो आदिवासियों के साथ में अलायंस किया तो यहाँ आके दलितों के साथ भी होगा और कुछ काम होगा, क्योंकि बीजेपी पार्टी जो है वो अपर कास्ट की पार्टी है, कांग्रेस पार्टी भी अपर कास्ट की पार्टी है, लेकिन वो जातियों के साथ में अलायंस बनाती है। ब्राह्मण और क्षत्रिय उस पर काबिज रहता है, लेकिन वो ओबीसी में अलग अलग अति पिछड़ा, दलित, आदिवासी, उन लोगों का एक अलायंस बनाकर राजनीति करती है, कांग्रेस हो या बीजेपी। तो हमको लगा कि ये उसी तरह की राजनीति होगी, लेकिन उन्होंने सपना बेचा और गुजरात के लोगों ने सपना खरीदा भी, इसलिए उनको मोडासा, गोधरा और अहमदाबाद में कुछ हद तक उनको सफलता मिली। अच्छा, लेकिन आपने जो बात किया है, तो धीरे धीरे वो सपने में सपना टूटता जा रहा दिख रहा है, क्योंकि उनका अभी जो दूसरा दौरा हुआ है
वो दूसरे दौरे में वो कोई ऐसा इंटेलेक्चुअल या कोई गंभीर मुसलमानों को मिलने तो नहीं है। वो यूपी के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए एक गैंगस्टर जो अपहरण करने वाला, उसके नाम पर फिरौती, मर्डर, ऐसे गंभीर आरोप हैं, उसको मिलने के लिए आया। उसकी एक पार्षद की कैंडिडेट नाजिया अंसारी, जो अभी छोटे से केस में बंद है, उसको मिलने नहीं चाहता वो बंदा, लेकिन एक धनपशु क्रिमिनल हार्डकोर उसको मिलने जाता है। तो मुस्लिम नौजवानों को और हिंदुओं में इतनी नेगेटिव इम्पैक्ट इसकी जाएगी कि जो हम सपना देख रहे थे, मुस्लिम, गरीब, हिंदू, जिसमें पिछड़ा, दलित और आदिवासी को अलायंस बनाकर गुजरात में एक नई राजनीति करेंगे, लेकिन वो किया नहीं, तो सपना तो टूट गया। अच्छा, महानगर पालिका अहमदाबाद की हम बात करें तो यहाँ पर कहने की आप ये मानते हो कि लोगों ने असदुद्दीन अवैसी के चेहरे को वोट दिए थे या कैंडिडेट को वोट दिए थे? असदुद्दीन अवैसी एक उसके लिए अपील तो पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों में कोई एक तबके में तो बनी ही गई है। चूंकि वो अच्छे ऑरेटर हैं, अपनी बात को अच्छी तरह से रखते हैं, उनके पास अच्छा नॉलेज है, और वो बैरिस्टर हैं, उन्होंने इंग्लैंड से पढ़ के आए हुए हैं, तो अच्छी खासी समझ रखते हैं उनकी राजनीति पे, रिलीजियस मुद्दों पर और सामाजिक मुद्दे पर उनकी अच्छी पकड़ है। तो एक अपील तो मुसलमानों के बीच में और कुछ दूसरे लोगों तक उनकी अपील तो गई थी, लेकिन वो धीरे धीरे धूमिल होती जा रही है। वजह यह है कि मुसलमान सामाजिक और आर्थिक तौर पर बहुत ही ज़्यादा पिछड़ा है। नौजवान देखो आप, अवैध कामों में जुड़ जाते हैं, तो ऐसे मुसलमानों का नेता कोई बहुत बड़ा धनपति तो नहीं होगा। एक गरीब का बेटा बड़ा धनपति कैसे हो सकता है? हम आप आरोप लगाते हैं कांग्रेस के ऊपर कि एक ही फैमिली की पार्टी, और ये तो ऑलरेडी इनके बाप दादा की पार्टी है, तो ये तो कुछ अलग है नहीं, कुछ अलग राजनीति करने जैसा कुछ दिखता है नहीं इनमें। और ये पार्टी का फाउंडेशन आज़ादी से पहले का है, तो ये निज़ाम वहाँ पर थे और वो भारत में आने अलग कंट्री चाहते थे, तो उनकी सोच क्या है, वो भारत का जो सपना था उस सोच से मैच नहीं खाता। और 1948 से पहले जो मुस्लिम लीग ने और हिंदू महासभा ने जो राजनीति की थी, उस दिन को वापस लौटा रहे हैं, उस इतिहास के काले पन्ने को वापस पलट के इस वर्तमान स्थिति में ला रहे हैं, जो बहुत ही गंभीर और डरावनी बात है। मैं खासकर ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि जिस तरीके से असदुद्दीन अवैसी साहब संसद में मुसलमानों के लिए जो आवाज़ उठाते हैं, उससे मुस्लिम कौम जो है काफ़ी मुतासिर है, और अहमदाबाद महानगर पालिका में जो उनको जीत मिली है, उनमें जो कैंडिडेट उतारे गए थे, जो जीत कराए, चाहे वो मोड़ासा से हों, गोधरा से हों या अहमदाबाद से, क्या उन कैंडिडेट में ये काबिलियत थी या सिर्फ असदुद्दीन अवैसी साहब के नाम से वो लोग जीत कर आए? ये अर्ध सत्य है इनफैक्ट, क्योंकि जो कैंडिडेट जो इन्होंने तय करने की जो प्रक्रियाएं थी, उसको हम नज़दीक से देख रहे थे। जिन्होंने समाज के लिए जो एक्टिविज्म करने वाले लोग, जो आंदोलनकारी लोग थे, उनको पिक करने की जगह पर उन्होंने नटोरियस टाइप के कैंडिडेट को चूज किया और वो राजनीति की। इसलिए जो गुजरात का शिक्षित समाज है, उन्होंने इसको नकारा है। लेकिन जब ये आए तब इनका नसीब ये था कि कांग्रेस के खिलाफ मुस्लिम समाज में जो नाराजगी थी, तो सबक सिखाने के लिए कांग्रेस को उनको सफलता मिली होगी।
और अवैसी साहब की एक तो अपील है, और दूसरा बात है कि MIM पार्टी सिर्फ उसका नाम मुस्लिम है, लेकिन वो इलेक्शन कमीशन में वो कोई मुसलमानों की पार्टी तो है नहीं। इस देश में जितनी भी पार्टी है वो सेक्युलर फैब्रिक्स, उसका कॉन्स्टिट्यूशन तो सेक्युलर ही है। बिल्कुल। तो ये पार्टी का तो संविधान 2-3 बार बदला है MIM का, क्योंकि आज़ादी से पहले का MIM अलग है और लेकिन फिर के हम बाद का। अभी की बात करें खासकर, अच्छा एक चीज़ मैं आपसे और यहाँ पर पूछूंगा कि जिस तरीके से आप जो हैं वो मीम में से निकाले हुए कई कैंडिडेट के काफ़ी करीब रह चुके हैं, उनसे बातचीत भी आपने की है, उससे आप क्या नतीजे पर पहुँचे कि कमियां जो है वो उन कैंडिडेट में है या पार्टी के हाथ में, जिसके हाथ में डोर है उनमें है? MIM के आए यहाँ पर कॉरपोरेशन के चुनाव से 20-25 दिन पहले यहाँ आए, उन्होंने कौन से मुद्दे उठाए? कोई पॉपुलर मुद्दा तो उठाया नहीं। गुजरात माल न्यूट्रिशंस के प्रॉब्लम्स चल रहे हैं यहाँ पर, कम्युनल हेट रेट्स है, उसको कम करने की कोशिश किया, बल्कि उनके आने से वो चीज़ बढ़ी है। तो कोई मुद्दा यहाँ पर असदुद्दीन अवैसी और MIM गुजरात की टीम ने किस मुद्दे पर काम किया? इतना टाइम चला गया, इनका जो हनीमून पीरियड था वो भी खत्म हो गया। सो कोई आइडिया थ्रो करे बिना आप राजनीति करोगे तो खो जाओगे। और गुजरात में एक मिथ भी चलता है कि थर्ड फ्रंट चलता नहीं है, लेकिन थर्ड फ्रंट चलता भी है, लेकिन वो चलाने के लिए आपके पास में कोई विजन चाहिए, आइडिया चाहिए। जैसे MIM आम आदमी पार्टी ने उन्होंने दिल्ली में जो काम किया उस काम को यहाँ पर बेच रहे हैं। तो तेलंगाना में उन्होंने असदुद्दीन अवैसी ने कोई चमत्कार नहीं किया। अगर किया होता तो आम आदमी पार्टी की तरह ये भी बोलते कि हमने तेलंगाना में ये कर दिया, मुस्लिमों में गरीबी कम हो गई, या हमने हेल्थ में कुछ यानी फ्री कर दिया। तो ऐसा तो वो कुछ कर नहीं पाए हैं। सिर्फ सेंटिमेंट मुद्दों को उठाकर और हिस्ट्री में से कुछ चीज़ें उठाकर अपीस मुस्लिमों को डराना। मीन्स बीजेपी जिस तरह से सनातनियों को डराती है मुसलमानों के नाम पर, इसी तरह ये उसके ऑपोजिट साइड में MIM के लोग खेल खेलते हैं। तो ये कामयाबी नहीं है, इससे तो नुकसान होगा, बल्कि मुस्लिम कम्युनिटी को इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा आने वाले दिनों में। अच्छा, कांग्रेस की खासकर हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी जो है वो मीम की मुखालिफत नहीं कर रही, लेकिन खासकर आपने देखा होगा कि गयासुद्दीन शेख जो हैं वो ज़ोर शोर से कांग्रेस की मीम की इसलिए मुखालिफत कर रहे हैं कि जो 3 सीटें हैं वो मीम के आने से चली जाएगी। तो इस बात को आप किस नज़रिए से देख रहे हो गयासुद्दीन भाई की? 3 जो मुस्लिम MLAs हैं उनकी सीट तभी जाएगी जब MIM ज़्यादा सीटों पे चुनाव लड़ेगी, क्योंकि मुस्लिम पॉलिटिकली शार्प और इंटेलिजेंट है। वो बीजेपी के सामने कौन सा पार्टी और कौन सा कैंडिडेट जीतने वाला है उसको वोट करता है। अगर ये 15 सीट से ज़्यादा MIM गुजरात में चुनाव लड़ेगी तो 1 या 2 सीट को छोड़ के इनके सारे कैंडिडेट की डिपॉजिट जब्त हो जाएगी। अगर ये महदूद सिर्फ 8-10 सीटों पर लड़ेंगे तो 5 सीटों पर जीत पाएंगे, क्योंकि जहां पर मुस्लिम अक्सरियत है वो सोचेगा कि MIM का कैंडिडेट जीत पा रहा है तो ही मुस्लिम MIM को वोट करेगा, नहीं तो बीजेपी को जो हराने वाला कैंडिडेट है उसको वोट करेगा। इसलिए MIM क्या एजेंडा सेट करती है, वो बीजेपी को मदद करने के लिए 15 सीट से ज़्यादा चुनाव लड़ती है तो मुस्लिम बेवकूफ़ नहीं है, वो समझ जाएगा कि इसके कॉन्सिक्वेंस क्या जाने वाले हैं, ये किसको फ़ायदा दिलाने के लिए हैदराबाद से यहाँ आए हैं। तो गुजरात का मुस्लिम बंगाल के मुसलमानों जैसा समझदार बिजनेसमैन, बंगाली तो
बिजनेस या तो नफा नुकसान को तोल कर बात करने वाले लोग हैं। इसलिए मुझे नहीं लगता कि गयासुद्दीन और इमरान और पीरजादा को एमआईएम से डरने की ज़रूरत है, क्योंकि एमआईएम अगर किसी के कहने से यहाँ आई है तो वो ज़्यादा सीट पर चुनाव लड़ेगी, क्योंकि जहाँ पर नहीं जीता जा सकता अगर वहाँ चुनाव लड़ा जाएगा तो पता चल जाएगा कि ये किसका बी और किसका सी है। यानी आपको इसमें भी डाउट है कि किसी और के कहने पर यहाँ पर आई है? नहीं, हम नहीं कह रहे हैं, ये तो मार्केट में बात चल रही है। हम उसका आपका नजरिया क्या है इसमें? मैंने तो बताया ना कि अगर ज़्यादा सीट पर चुनाव लड़ेगी तो गयासुद्दीन को और इमरान को या पीरजादा को डरने की जरूरत नहीं है। अगर ये फोकस 7, 8, 10 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे तो गयासुद्दीन को डरने की जरूरत है, क्योंकि वहां पर एमआईएम का कैंडिडेट जीत सकता है दरियापुर की सीट पे, दरियापुर और जमालपुर से। क्योंकि मुस्लिम दो तरीके से सोचता है ना, जैसे मैंने आपको बताया। आपने अभी देखा होगा खास करके इमरान खेड़ावाला या पीरजादा की तरफ से तो कोई बात नहीं आती, लेकिन अहमदाबाद महानगर पालिका के जो चुनाव थे तब से लेके अब तक ज़्यादा जो मुखालिफत हो रही है वो सिर्फ गयासुद्दीन शेख की जानिब से ही हो रही है। तो उन्हें इतना डर क्यों है? मुझे तो उनका ऐसा डर दिखा नहीं। इनफैक्ट आप अक्सर देखते होंगे सोशल मीडिया पे भी उनकी कमेंट्स वगैरह। नहीं, मैं देख नहीं पाया। वो अगर कोई नेगेटिव पॉइंट है, वो पॉलिटिकल आदमी है, वो राजनीतिक प्राणी है, वो राजनीति कर रहा है, तो हम कह नहीं सकते कि वो डर रहा है। वो अपनी तरह से खेल रहा है, सो वो जायज़ है राजनीति में। ठीक है, 2022 की अगर हम इलेक्शन की बात करें तो जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के आने से भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंच सकता है, इसी तरीके से क्या मीम के आने से कांग्रेस को नुकसान पहुंचेगा? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। चुनाव को 1 साल बाकी है। अभी गांधीनगर का चुनाव होने वाला है, उसका रिजल्ट क्या आता है, उसके कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे, कौन किधर जाने वाला है। क्योंकि बेसिकली गुजरात भी एक कबीला वाला सिस्टम से चुनाव में हिस्सा लेता है। पाटीदार, कोड़ी ठाकुर, अदर कोड़ी ठाकुर के अलावा की जो ओबीसी है वो अपर कास्ट क्या करता है। तो ये सारे राजनीति मीन्स धार्मिक तौर पे अलग अलग हैं, लेकिन राजनीतिक तौर पे ये डिफरेंट सोच कर रखते हैं। तो अगर जहाँ पाटीदार का डोमिनेंस होगा तो वहाँ ठाकुर, दूसरी जगह गोलबंद होगा। सो मुस्लिम फैक्टर 2022 में बहुत कम चलेगा। मुझे लगता है कि पाटीदार और कोड़ी ठाकुर के बीच में महायुद्ध होने वाला है 2022 के चुनाव में, क्योंकि 7 मंत्री पाटीदार के हैं। ओवर रिप्रेजेंटेशन है, 14% आबादी और 27% पावर खा रहे हैं लोग, और जो लोग 56% है उनके पास 30% का भीख का टुकड़ा है। तो ये भीख खाने वाले बीजेपी में ओबीसी के लोग क्या करेंगे वो देखना होगा। और अभी जो सरकार बदली है उस सरकार के अंदर बड़े बड़े यानी नेताओं को कुर्सी से उतार दिया गया है, तो वो क्या करेंगे वो भी देखना होगा। ये 2022 का चुनाव बहुत दिलचस्प होने वाला है। बीजेपी के अंदर भी इश्यूज हैं और जो पाटीदार ठाकुर और जो हायरार्की सिस्टम है हिंदूज में वो बहुत फूट के बाहर निकलने वाला। सिर्फ एमआईएम के लोग इस एटमॉस्फेयर को विशिएट ना करें, कट्टर कुछ ऐसे हैदराबाद से इंपोर्ट करने वाले हिंदुओं को भड़काने वाले लोगों को न लाएं, तो मेरे ख्याल से ये चुनाव बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। अब जिस तरीके से हम बात करते हैं वागरा की सीट के ऊपर कोरी समाज के वोटों से फिर ज़्यादा आए थे, इसी तरीके से गयासुद्दीन वाकानेर की सीट इसी तरीके से हम दरियापुर की बात करें तो वहाँ पर भी सिर्फ मुस्लिम वोट पर तो सीट आ नहीं सकती, और अगर मीम रहती है यहाँ पर अपने उम्मीदवार को खड़ा रखती है तो क्या नॉन मुस्लिम वोटर्स उन्हें वोट देंगे? 1 साल का वक्त है। ये
अलग अलग जातियों के साथ में अपना अलायंस बना। एक्चुअली क्या है, यहाँ पर कास्ट पॉलिटिक्स मीन्स क्लास पॉलिटिक्स नहीं चलता गुजरात में, यहाँ कास्ट पॉलिटिक्स चलता है। चंदूभाई महरिया दलित मूवमेंट के चिंतक रहे हैं, वो हमेशा मुझे बोलते हैं कि यहाँ पर ओबीसी और दलितों, जो लोअर ओबीसी और दलित हैं, वो कभी क्लास पॉलिटिक्स नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनका प्रथम मुद्दा कास्ट पॉलिटिक्स मीन्स कास्ट है। सो जो आप वाकानेर वाली बात बता रहे हैं, वो उनकी जीत का फॉर्मूला डिफरेंट है। वो जिस फैमिली से आते हैं उसमें ज्यादा साहब की बात, गैर मुस्लिम लोग भी उन फैमिलीज के मुरीद हैं, बराबर। सो उनकी जीत की शक्यता बढ़ जाती है, क्योंकि वो एक सूफी विचारधारा के लोग हैं, वो सबको वो साथ में लेके चलने वाले लोग हैं। तो उनके मुरीद मुस्लिम भी हैं, गैर मुस्लिम भी हैं, सो उनकी जीत तो सुनिश्चित है। MIM का जो फैक्टर है वो अर्बन एरिया में ज़्यादा चलेगा, तो गयासुद्दीन और इमरान को थोड़ा सा खतरे की घंटी है उनको। अगर MIM ही गलती करेगी और वो जीतेंगे। अच्छा, एक बात और देखिए कि कल के अखबार की हम बात करें तो जिस तरीके से महाराष्ट्र में शिवसेना का जो मुखपत्र है सामना, उसमें लिखा गया था कि असदुद्दीन अवैसी जो है वो भारतीय जनता पार्टी का अंडरवेयर है। ये तो अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज है। शिवसेना एक थर्ड क्लास लोअर अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज यूज करने वाली पार्टी है, उसको बहुत सीरियसली लेना नहीं चाहिए। मैंने वो सामना का आर्टिकल ही नहीं पढ़ा, उन पे बात करना तो फालतू है। वो इस डेमोक्रेसी, इस संविधान में के रूल को मानती ही नहीं है। वो उत्तर प्रदेश के बाहर के जो मुसलमान गैर मुस्लिम भी अगर यूपी में जाके अपनी आजीविका का सर्जन करते हैं तो उनके खिलाफ भी मूवमेंट चलाते हैं, तो वो आइडिया ऑफ इंडिया का बेस्ट ऑप्शन है ही नहीं। तो उन पर बात न की जाए तो बहुत अच्छी बात है। चलिए कौशल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, इतना वक्त निकाला। तो दोस्तों, मैं मदद शेख आपसे इजाज़त चाहता हूँ, फिर मिलेंगे इस प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज़।